दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यू की सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने अभी तक जूनियर असिस्टेंट के कुछ पेपर्स को डिस्कस कर लिए। मैंने मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के अलग अलग एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस किया आपके साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका फोल्डर एक बना हुआ है जूनियर असिस्टेंट 2025 का, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेके एसएसबी का क्लास 4 का पेपर जो 2021 को हुआ था 27 फेब को। इस पेपर में आपके जो मैथ्स का क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं। इससे जो पहली जो कल मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सेम पेपर के, रीजनिंग के, और इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आउट ऑफ 20 में आज पहले आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने में थोड़ी सी वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। और आप देखिए, चाहे ये क्लास 4 का पेपर है बट इसमें जो लेवल है वो जूनियर असिस्टेंट से बहुत ज्यादा है। अगर अभी तक आपने जूनियर असिस्टेंट के पेपर को सॉल्व किया मेरे साथ तो आपको आज पता चल जाएगा कि उसका लेवल और इसके लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो लेवल बहुत ईजी है कंपैरेटिवली इस पेपर के। तो आज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक हर क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए। चाहे अगर आपको आता है तो स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करिए, लेकिन पूरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, 10 के 10 क्वेश्चंस में आपने कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे। 10 कंसेप्ट मिनिमम आप सीख कर जाएंगे। तो वीडियो रहने वाली है 30 मिनट की या फिर 35 मिनट की, लेकिन आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि आपको समझ आएगा कि भाई किस किस लेवल का क्वेश्चन जेके एसएसबी डालती है और कहां कहां आपको काम करने की जरूरत है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 फरवरी को हुआ था ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहे ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, मैंने जितनी भी वीडियोस आपको पीछे करवाई मैंने वहां पे पहले मेंशन कर दिया था कि जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले याद रखिए वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, कह रहे 3 लोग हैं ए बी और सी जो एक काम को खत्म करते हैं। ए खत्म करता है 36 दिनों में, बी करता है 54 में, सी करता है 72 डेज में रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे मैंने बोला ए काम खत्म करता है कितने दिनों में, 36 दिनों में, 36 डेज में। बी काम खत्म करता है 54 डेज में, और सी काम खत्म करता है बेटा 72 डेज में। अब देखिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको एक वर्क पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। टाइम मींस डेज, और वो डेज आपको गिवन है ऑलरेडी। बस अब आपको वर्क फाइंड करना है। अब वर्क फाइंड करने के लिए बेटा आपको पता है, आप ऐसी वैल्यू उठाओ जो इन तीनों से डिवाइड होती हो, वो वैल्यू उठाए ताकि ये तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर आपको वर्क मिल जाएगा तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करके आपको एफिशिएंसी निकल जाएगी। मतलब तीनों का मल्टीपल होना चाहिए वो। ठीक है, अब फाइंड करिए। देखिए, ये तीनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 36 2 ये होता है और 36 इंटू 1.5 होता है। मतलब कोई ऐसी फिगर जो इन तीनों से डिवाइड होती है। अब देखिए, मैं बात करूं तो अब इसका फिगर ये आ जाएगा 216। मान लीजिए ये मेरे फिगर मान लेता हूं, और ये 216 जो है ये तीनों से डिवाइड होगी बेटा। अब देखिए, अब आपके पास टोटल वर्क निकल कर आ गया। टोटल वर्क निकल कर आ गया आपके पास, ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 216 टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है बेटा, एफिशिएंसी फाइंड करनी। टोटल वर्क कितना है 216, टाइम कितना है बेटा 36। ये एक ही बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही एफिशिएंसी फाइंड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी वो 6 है। मतलब ये आप देखिए 216 काम क्या है, आधे स्टूडेंट्स को ये भी समझे। अब देखिए यूनिट्स लगाते हैं। यूनिट्स का मतलब कुछ खास नहीं, इस पे पजल मत होना। यूनिट्स का मतलब कोई भी काम है। जैसे मान लो मैं फर्नीचर का ही काम मान लेता हूं कि ए जो है वो 216 चेयर बनानी है। अगर 216 चेयर बनानी है तो ए को कितना टाइम लगता है 216 चेयर बनाने के लिए, 36 दिन। बी को कितना टाइम लगता है 54 डेज। सी को कितना टाइम लगता है 72 डेज।
अब इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब कितनी चेयर्स कंप्लीट करता है वो, यही होता है एफिशिएंसी। अब देखिए 216 को जब 36 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। इसका मतलब ए जो एक दिन में 6 यूनिट्स को बनाता है, मतलब 6 चेयर्स को बना देता है। बी जो है वो कितना बनाता है, 216 को जब आप 54 से डिवाइड करोगे बेटा आएगा 4 यूनिट्स, इसका मतलब 4 यूनिट्स वो बनाता है। और सी कितना बनाता है बेटा, 3 यूनिट्स ये बना देता है, 3 यूनिट्स ये कंप्लीट कर देता है। अब आ गई आपको तीनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 6, 4 और 3। अब कह रहे दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क while B left 12 days before the completion, the number of days for which C is worked। अब ये इन्होंने बोला कि जो जब काम शुरू हुआ तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन जो ए है उसे 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब जब काम कंप्लीट हुआ जिस दिन उससे 8 दिन पहले वो छोड़ चुका था। जब काम कंप्लीट हुआ बी 12 दिन पहले छोड़ चुका था। कह रहे सी ने कितनी देर तक काम किया। अब देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि जो काम है वो एक्स डेज में कंप्लीट हो रहा है, एक्स डेज में कंप्लीट हो रहा है काम जो है कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, एक्स डेज। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, पूरे दिन, मतलब एक्स दिन में कंप्लीट हो रहा माइनस 8 डेज। इसका मतलब ये आ गई जी एक्स, ए ने एक्स माइनस 8 डेज के लिए काम किया। ये पूरा दिन, पूरे में से 8 दिन निकाल दो, 8 दिन पहले ही छोड़ा ना उसने, बाकी दिन तो काम किया उसने। उसी तरह बी की अगर मैं बात करूं तो एक्स माइनस एक बी कितना था 12, इसका मतलब बी ने एक्स माइनस 12 डेज काम किया। और सी ने बेटा कितना किया, पूरे एक्स डेज, वो पूरे दिन काम कर, पूरे एंड तक जब तक काम कंप्लीट हुआ तब तक उसने काम किया। ये आ गया आपको समझ, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट पे करना है बेटा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, चीज को सीख कर जाएंगे आप कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको माइंड में रहेगा भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सुनिए, ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब ये आपने निकाल दिए डेज, ठीक है। अब आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी को जब टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम मतलब डेज। अब देखिए मुझे पता है ए ने कितने डेज काम किया, इतने दिन, बी ने इतने दिन, सी ने इतने दिन। अगर मैं डेज को और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा काम निकल कर आएगा, आएगा। और अगर मैं तीनों के एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज, तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। यस, टोटल वर्क कितना है 216, ये निकल कर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे एफिशिएंसी इनटू टाइम। पहले मैं ए की एफिशिएंसी लिख रहा हूं, ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 6, और उसने काम कितना किया, टाइम मतलब डेज, कितने दिन काम किया, एक्स माइनस 8 डेज, एक्स माइनस 8 डेज प्लस, अब मैं तीनों के काम को ऐड करूंगा। जब मैं तीनों के काम को ऐड करूंगा तभी तो जाकर टोटल वर्क 216 निकलेगा। अब देखिए बी की एफिशिएंसी क्या है बेटा 4, और उसे कितने दिन काम किया, एक्स माइनस 12 डेज, एक्स माइनस 12 डेज प्लस, अब सी की कितनी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, काम उसने कितने दिन किया, एक्स डेज। तो अब मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूं, 3 की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, और ये आ गया एक्स इजिकल टू टोटल वर्क 216। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया, सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ गया। अब देखिए 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x इज इक्वल टू 216। जब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यूज को पहले ऐड कर लो, ये हो गया 13x। अब ये दोनों वैल्यूज बची, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस का ही साइन आएगा, प्लस हो गया। ये हो गया कितना 80, 88 और 8 करोगे 96 इज इक्वल टू 216। ये आ गया 13x, माइनस को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा प्लस 216 प्लस 96, और ये कितना हो गया बेटा 6 6 12 कैरी 1, 10 और 11 कैरी 1, 312, और ये आ गया 13x, x इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय 13। इसको जब आप डिवाइड करोगे ये आपकी वैल्यू आएगी बेटा 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 24, ये आ गई आपकी। इसका मतलब 24 दिन तक जो है वो सी ने काम किया। कितने दिनों तक काम किया, सी ने 24 दिन तक काम किया। अब अगर आपको पूछे कि ए ने कितने दिन तक काम किया तो एक्स की वैल्यू पुट करो 24 माइनस 8, 16 दिन तक। बी ने कितने दिन तक काम किया
24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 दिन तक, और सी भी आप फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया? ये इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट जो बैच हमारा लेटेस्ट बैच अब स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट कमिंग मंडे को, और शायद उस दिन 17 नवंबर है। 17 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री कंपोनेंट स्टार्ट होगा, रीजनिंग प्लस आपका इकोनॉमी चल रहा है। तो बेटा अगर आप डेमो अटेंड करना चाहते हो तो आप आकर ऑफलाइन हमारे सेंटर में गांधीनगर में डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शंस का पता कर, डायरेक्शंस अगर समझ नहीं आता बिल्डिंग कहाँ पे, तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। और ऑनलाइन में सेम बैच हमारा लाइव ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे भी एनरोल हो सकते हैं। सेम फैकल्टी है, सेम कंटेंट आपको दिया जाएगा, सेम टेस्ट आपके अपलोड होंगे, स्टडी मटेरियल भी अपडेटेड आपको मिलेगा। बस यही रहता है, ऑफलाइन में एक इंटरेक्शन रहती है, एक इन्वायरमेंट रहता है जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन में मिस करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आप नहीं कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं प्रिपरेशन, तो प्लीज उनको सजेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि उनका हम जैसे मेंटर से अगर पढ़कर फायदा होगा, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने से उनका फायदा होगा, तो प्लीज सजेस्ट करिए उनको कि वो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा, किसी भी क्वेरी पे आपको कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय गेट्स 38% of the maximum marks and fails by 16 marks, while another boy gets 44% of the maximum marks and gets 8 marks more than the minimum required marks. What are the marks required to pass the exam? देखिए अब यहां पे बोला कोई लड़का है, उसने 38% लिए मैक्सिमम मार्क्स के, जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 38% लिया, तो वो फेल हो गया 16 मार्क्स से। मतलब 16 मार्क्स कम थे पास होने के लिए। अगर वो 16 मार्क्स ले लेता तो वो पास हो जाता। यही है ना, 38% मार्क्स लिए उसने, लेकिन वो जो जितने भी मार्क्स थे उसमें अगर 16 नंबर में ऐड करता वो पास हो जाता। उसी तरह कह रहे एक और लड़का है जिसने 44% लिए मार्क्स मैक्सिमम के 44%, तो वो पास हो गया 8 मार्क्स से। मतलब पास हो गया 8 मार्क्स से, मतलब जितना मिनिमम आपको चाहिए था पास होने के लिए, उससे उसके 8 नंबर ज्यादा थे। कह रहे बताइए व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। कह रहे आप बताइए कितने मार्क्स की जरूरत है, ऑप्शंस तो परसेंटेज में, या फिर आप बताइए कितने परसेंटेज की जरूरत है पास होने के लिए। ये आपको क्वेश्चन है। अब बेटा अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना जूनियर असिस्टेंट की, तो आप खुद लेवल देख सकते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स का लेवल था और इस एग्जाम के मैथ्स का लेवल था, उसके लेवल क्या लेवल है ये इसका कंपैरेटिवली देखिए। अपने आप में तो ये भी इजी है, बट उसके कंपेयर में मैं बोल रहा हूं। चले बेटा करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स है ना बेटा, मैक्सिमम मार्क्स वो है 100 भी नहीं है, 100x मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना एग्जैक्ट क्या है। 100x मान लो, ठीक है, एज्यूम किया ये मैंने 100x, ठीक है। अब मुझे बताएं जो इस बॉय ने लिया है, इस बॉय ने 38 मार्क्स लिए, 38%, तो 100x का 38% कितना हो जाएगा 38x। मतलब जो ए बॉय ने लिए हैं उसने लिए हैं 38x मार्क्स। समझ आया? अगर 100 टोटल है तो 100 का 38% कितना हो गया 38, तो वो मैंने लिख दिया 38x। अब x की वैल्यू आएगी ना तो मैं पुट करके एक्चुअल मार्क्स आपके निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब बी जो लड़का है, जो दूसरा लड़का है, उसने कितने लिए 44x, मतलब 44x मार्क्स लिए उसने। डन, समझ आ गया? अब कह रहे हैं, अब ध्यान से सुना, कह रहे हैं पास होने के लिए क्या चाहिए था 38 मार्क्स तो चाहिए थे, बट अगर आप 16 उसमें ऐड कर देता तो वो पास हो जाता। फिर दूसरा लड़का जो पास हुआ उसने क्या किया, उसको पास होने के लिए वो पास हो गया, उसने 44 मार्क्स लिए। लेकिन अगर मैं 44 मार्क्स जो लिए उसने, अगर 44 से वो -8 करता तो क्या होता, वो उस पॉइंट पे पहुंचता जहां पे वो पास था बिल्कुल। समझ आ गए? 44 से अगर मैं -8 करूंगा
तो मैं कहां पे, मैं उस पॉइंट पे आकर पहुंचूंगा जहां पे मुझे पास का नाम मिलेगा, ना एक नंबर ज्यादा ना एक नंबर कम। समझ आया? 44% ऑफ द मैक्सिमम एंड गेट्स 8 मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स लिए उसने, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि पास होने के लिए जितनी उसको जरूरत थी उसमें 8 मार्क्स मिलाकर उसके कितने मार्क्स बने, 44x बने। इसको पास होने के लिए कितने जरूरत थे, 38x प्लस 16। ये पास प्लस 8 मार्क्स ज्यादा लिए और इन दोनों का टोटल मिलकर 44x आया। समझ आ गया? एक्स एक्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं इस पास को एक ही साइड रखूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करूंगा। इस 8 को मैंने वहां भेज दिया, अगर मैं 8 को वहां भेजूंगा ये बनेगा 44x माइनस 8, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं। अब ये LHS अगर सेम है तो RHS इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 38x, ये आ जाएगा 38x प्लस 16 इज इक्वल टू 44x माइनस 8। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करिए, उसको इस साइड करिए। 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 44x, ये आ जाएगा माइनस 38x। इन दोनों को ऐड करिए, आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करिए, आ जाएगा 6x। और x की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी, 6 4 24 होता है, x की वैल्यू निकल कर आ गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो 100 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 400। और अगर ए ने कितना स्कोर किया वो करना आपको, तो 38, ये बेटा ये 38 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 8 4 32 कैरी 3 12 और ये बन गया 152, ठीक है। 44 को करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 44 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 कैरी 1 16 और 17 176। ये स्कोर किया, 400 मैक्सिमम थे, अब आपके पास एक्चुअल स्कोर आ गया आपका 152 उसने लिया, 176 इसने लिया। समझ आया? अब कह रहे हैं बताओ जी व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, मार्क्स कितने जरूरत है। तो मार्क्स कितने जरूरत है बेटा, ये जो पर्सन था ये कितने मार्क्स से फेल हुआ था, 16 नंबर से फेल हुआ था। ये जो फेल हुआ था आ गया, ये 16 नंबर से फेल हुआ था। इसका मतलब अगर मैं इसको 16 नंबर दे दूं, 152 में अगर मैं 16 ऐड कर दूं, 628 516 168, इसका मतलब 168 मार्क्स में ये पास हो जाता। समझ आया? और अगर ये 168 मार्क्स में पास हुआ है तो अब आपको बताना है 168 कितना परसेंट है बेटा, 400 का, बस ये आपको अब बताना है। ठीक है जी, ये 0000 कैंसिल, 4 4 16 4 2 8, मतलब 168 जो है वो 42% है आपका मैक्सिमम मार्क्स का। अगर आपको स्कोर के फॉर्म में होते ऑप्शन तो 168 आता। समझ आ गया? अब इसके बाद आपको कुछ भी पूछ लेते आप बता सकते थे। 2 ही क्वेश्चन किए और टाइम काफी हो गया, मुझे लगता है मैं आज 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि फिर इससे वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है बेटा 125, 70 passed in mathematics, 55 passed in statistics and 30 passed in both। अब देखो बेटा ये सबसे क्वेश्चन जो आसान से डिस्कस सॉल्व होता है वो होता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से बड़ी आरामी से ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जैसे अब देखिए यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक मैथ्स की और एक स्टैटिस्टिक्स की। जब 2 सब्जेक्ट की बेटा बात हो ना तब ये डायग्राम बनती है, जब 3 की बात हो एक और सर्कल बनता है। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, और मैथ्स में जो बच्चे पास हुए वो कितने हैं 70। ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को, और जो स्टैटिस्टिक्स में बच्चे पास हुए ये कितने हैं 55। क्लियर? अब बोल रहे हैं जो दोनों में पास हुए वो कितने 30, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो यही है, तो ये आ गया बेटा 30। अगर बेटा इस पूरे सर्कल की वैल्यू 70 है और सिर्फ इस पोर्शन की 30 है, तो 70 में से 30 निकालो, पीछे कितना बचा बेटा 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली मैथ्स में पास है, ओनली मैथ्स में पास है। अब मुझे बताइए ये कंप्लीट अगर 55 है, 30 आप लिख चुके हैं, तो 55 में से 30 माइनस किया, पीछे कितना बचा 25। मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली स्टैटिस्टिक्स में पास है, स्टैटिस्टिक्स में पास है। डन? ये दोनों में पास, ये मैथ्स में पास, ये स्टैटिस्टिक्स में पास। ये आपको इस तरह डायग्राम समझनी होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो। ठीक है,
कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास हैज पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। करते क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को उठाओ आप क्लास में से, तो जो भी स्टूडेंट को आप उठाओ, मान लो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि वो एक ही सब्जेक्ट में पास होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है आप? अब मुझे बताओ, जो ओनली वन सब्जेक्ट में पास है, इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैथ्स में कितने पास है, अगर मैं रैंडमली उठाऊं तो मैथ्स में पास होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो नहीं पूछा। इन्होंने बोला ओनली वन सब्जेक्ट में, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स पास हो चाहे वो मैथ्स का पास हो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट में कितने बेटा, 40 और 25, इसका मतलब 65 वो बच्चे हैं क्लास में जो सिर्फ किसमें पास है, सिंगल सब्जेक्ट में पास है। और बेटा प्रोबेबिलिटी आपको पता है, जो आपको पूछा जाए ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चांसेस। टोटल क्लास में बच्चे 125 है, अगर आप 65 बच्चों को उठाओगे इन 65 को, तो वही पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी कि एक बच्चा जो है वो क्लास में मतलब सब्जेक्ट में पास होगा। 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 2 गया 5, 5 ज़र 25, आगे कैंसिल नहीं होगा, आपका आंसर आएगा 13/25 प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ कार्ड इज ड्रॉन, वापस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। ठीक है, कितने कार्ड है भाई, 100 कार्ड है, 1 से लेकर 100 तक। कितने कार्ड है, 1 से लेकर 100 तक। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन। कह रहे हैं अगर मतलब कार्ड को अगर आप फेंक रहे हैं 1 से 100 तक कार्ड है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकलेगा वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन, स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। कार्ड कितने, 1 से लेकर 100 तक, याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक कार्ड है, तो मतलब जो स्क्वायर होना चाहिए वो 1 से 100 के बीच में आना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 100 के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अगर आप इसके बाहर गए तो अब ये जो नंबर कार्ड निकलेगा वो स्क्वायर नहीं होगा, मतलब स्क्वायर तो होगा बट किसका, इसके पार आपको कार्ड भी नहीं मिलेगा, सॉरी कार्ड ही नहीं ना मिलेगा आपको, 100 तक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, वो कार्ड ही नहीं आपको मिलेगा, 1 से 100 तक कार्ड है। समझ आ गया आपको? अब मुझे बताओ स्क्वायर जो कार्ड आप ड्रॉन करें वो स्क्वायर हो, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितनी, 10 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 कार्ड आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है। तो एक्चुअल में निकलने के चांसेस कितने हैं, 10 की प्रोबेबिलिटी है। 10 वो कार्ड्स होंगे जो स्क्वायर होंगे किसी नंबर के, डिवाइडेड बाई कितने कार्ड में से, टोटल 100, तो 0 0 कैंसिल, इसी बचेगा 1 बाई, मतलब 10 में से एक कार्ड होने के चांसेस है कि वो स्क्वायर का हो, तो 1/10, ये आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अब क्वेश्चन नंबर 5, द लीस्ट, चलिए ये सुन लीजिए पहले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन स्किप हो जाती है कई बार, क्योंकि जो आज देख रहा है वो शायद कल इस मूड में ना हो कि इस वीडियो को देखे या फिर वीडियोस को फॉलो करे। तो बेटा जूनियर असिस्टेंट का कोर्स जो है हमने वो लॉन्च कर दिया हुआ, रिकॉर्डेड बैच का। हमारे स्टोर पे जाकर, हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पर जाकर आप कोर्स को चेक कर सकते हो। डेली हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है, कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों का कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा बाकी कंपोनेंट्स चल रहे हैं, कोई भी डाउट हो आप जो नंबर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हो एनी टाइम, जब भी आप आना चाहें, ठीक है। रेगुलर टेस्ट रहेंगे बेटा, आपको फैकल्टी के साथ आपको इंटरेक्शन सेशन रहेगा आपका, कि आप बात कर सकते हैं फोन पे, अगर आपको कोई डाउट है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रैंक वाइज रिजल्ट, मतलब अगर आप सेम डे को टेस्ट दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में रैंक आएगा और अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मैंने तो सोचा था 10 क्वेश्चन करेंगे बट अभी ही बड़ा टाइम हो रहा है तो फिर ये वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आराम से करना। करें द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15,
20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। कह रहे ऐसा कोई नंबर जिसको जब आप डिवाइड करेंगे 12 से, 15 से, 20 से, 54 से, हर एक से डिवाइड करोगे तो लीव्स अ रिमाइंडर, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 4 इन ईच केस। ईच केस मतलब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कोई ऐसा नंबर बताओ जब आप उसको डिवाइड करोगे इन चारों नंबर से तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका? 4। कितना बचना चाहिए आपका रिमाइंडर? 4। समझ आ गया? एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो कि 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड, एक वो आप कर सकते हो। कैसे डिवाइड करोगे? जैसे मान लो कि 536 में रिमाइंडर बचना चाहिए 4, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, तो आप 4 को माइनस करो, पीछे 532 को डिवाइड करो। अगर 532 पूरा डिवाइड हो जाता है इसका मतलब फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो अब देखिए 532 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे बेटा, ये 15 से डिवाइड नहीं होगा, ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हर केस में डिवाइड होना चाहिए ना, तभी आकर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, बट 15 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने 15 इसलिए उठाया क्योंकि ये जो 32 वाला नंबर है ये 15 से डिवाइड नहीं होता, 5 से तभी डिवाइड होते हैं जब लास्ट का 0 और 5 नंबर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी 500, या फिर अगर 4 को निकालोगे तो पीछे 500 बचेगा, इसको 15 से डिवाइड करो, ये डिवाइड हो जाएगा। 54 से डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा? ये आप आपने चेक करना है। एक तो ऑप्शन इस तरह कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालकर एक वो नंबर फाइंड कर लो जिससे आप डिवाइड करने पे, क्योंकि एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम को जब उनको प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा आपके पास, वो नंबर जो होगा इन चारों नंबर से डिवाइड होता होगा। जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहां पे अगर मैं 12 का एलसीएम निकालूं तो बेटा 12 जो होता है वो क्या होता है? 4 इंटू 3 क्या हो जाता है? 12। मतलब 2 इंटू 2 भी आ सकता है, वो एक अलग बात है। वैसे बोलो 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये इसका एलसीएम के दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, फैक्टर आ गए। 15 को अगर करोगे तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 3 ज़र 15। 20 को करोगे क्या आएगा बेटा? 5 4 ज़र 20, सॉरी 54 को अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना? अब देखिए, अब एक प्राइम फैक्टर क्या होता है कि आपको हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर उठाना होता है, हाईएस्ट पावर। जैसे अब मैं इनको स्क्वायर में चेंज कर, अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3, कॉमन नहीं ना लेना मैंने। अब इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब इसको लिखता हूं मैं 2 स्क्वायर इंटू 3 सॉरी 5 लिख सकता हूं मैं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब इंटू 2 लिख सकता हूं। अब हाईएस्ट डिग्री जो है ना उनको उठा लीजिए। जैसे ये 2 का स्क्वायर लिखा मैंने, इंटू ये अब हो गया ना, दोबारा काउंट नहीं करूंगा, 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब सॉरी, और इंटू 5 का पावर 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, ये आ गया 27, ये आ गया बेटा 5 का 5, 5 4 ज़र 20, 20 हो गया, 20 इंटू 27 जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये बेटा आएगा 540। अब देखिए 540, इसका मतलब ये वो नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। इन चारों से अगर ये चारों से डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसमें 540 में अगर मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा, इसका मतलब ये चारों से डिवाइड होने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया कि 544 वो नंबर होगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, चाहे वो 12 से करो, 15 से करो, 20 से करो या फिर 54 से करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? 4 ही बचेगा। और सेकंड ऑप्शन है, आप ऑप्शन से करो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। समझ आ गया? 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे आज तक, ठीक है। बाकी आपको मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा नेक्स्ट 5, क्योंकि टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता वीडियो इतनी लेंथी हो कि आप पहले ही देखकर आप पीछे हो जाएं कि भाई बैक स्टेप करने, भाई ये इतनी लंबी कौन देखेगा इतनी देर तक वीडियो, ठीक है। तो बाकी बेटा आप अगर वीडियो को कुछ भी आपको कोई सजेशन, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर किया करो, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।